हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीके स्टडी जोन में। तो सबसे पहली खबर दोस्तों आपके लिए यही है कि जो हमारा चैनल हुआ करता था कंपटीशन क्रैकर्स, अब उसका नाम बदल के हमने जीके स्टडी जोन रख दिया है। तो अगर आप कभी भी सर्च करें तो अब आप जीके स्टडी जोन नाम से सर्च करिएगा, ठीक है। और आज जो है दोस्तों ये है ल्यूसेंट इंडियन ज्योग्राफी का लेक्चर नंबर 4। और पिछले लेक्चरों की मैं बात करूँ तो हमने हिमालयन माउंटेन के बारे में पढ़ दिया था। सबसे पहले ये वाला हिमालयन रीजन, उसके बाद हमने प्लेन्स के बारे में पढ़ लिया था। अब आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों? पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में। तो आप देखते रहिए, ठीक है दोस्तों। तो पेनिनसुलर प्लेट्यू का थोड़ा सा रीजन मैं आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो ये रहा दोस्तों हमारा मैप, प्यारा भारत। और सबसे पहले ये रहा, ये वाला रीजन जो था वो था हिमालय का। ये वाला इस तरीके से हिमालय थे, ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय और आउटर हिमालयास। ये हिमालय का रीजन था। उसके बाद हमारा उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा वाला जो रीजन था, ये वेस्ट बंगाल वाला रीजन, ये था प्लेन्स का रीजन। अब आज हम देखेंगे दोस्तों इस तरीके से ये वाला रीजन जो कि होगा प्लेट्यू, यानी कि साउथर्न इंडिया में जो मैक्सिमम पार्ट है वो है पेनिनसुलर प्लेट्यू का। किसका है? पेनिनसुलर प्लेट्यू। पेनिनसुलर प्लेट्यू को आज हम यहाँ पर समझेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये वाला रीजन है पेनिनसुलर प्लेट्यू का, जो मैं ये रेड पेन से दिखा रहा हूँ। ये वाला रीजन है पूरा का पूरा पेनिनसुलर प्लेट्यू का। अब दोस्तों सबसे पहला पॉइंट जो इसमें लिखा हुआ है वो यही है कि जो रिवर नर्मदा है, जो कि विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच से पास करती है, वो इस प्लेट्यू को दो हिस्से में डिवाइड करती है। यानी कि ये वाली रिवर जो है, जो अभी मैंने बनाई, ये है नर्मदा रिवर, जो कि विंध्याचल यानी कि ये वाला पहाड़ और सतपुड़ा ये नीचे वाला पहाड़, इन दोनों के बीच से, यानी कि इसकी रिफ्ट वैली से फ्लो करती है नर्मदा रिवर। और ये नर्मदा इस पूरे के पूरे पठार को दो हिस्से में बांटती है। जो ये ऊपर वाला हिस्सा दोस्तों, ये वाला ऊपर वाला हिस्सा, इसको हम कहते हैं सेंट्रल अपलैंड, सेंट्रल अपलैंड। और जो ये नीचे वाला हिस्सा है दोस्तों, इसको हम क्या कहते हैं? डेक्कन प्लेट्यू। जो ये नीचे सेंट्रल अपलैंड के नीचे, यानी नर्मदा रिवर के नीचे वाला डेक्कन प्लेट्यू, नर्मदा रिवर से ऊपर वाला सेंट्रल अपलैंड। इतना आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब यही है सबसे पहला पॉइंट हमारा कि नर्मदा रिवर डिवाइड सेंट्रल अपलैंड एंड डेक्कन प्लेट्यू। तो ये हमने क्लियर कर दिया। फिर है अनाईमुदी, 2700 मीटर हाईएस्ट पीक। अब अनाईमुदी कहाँ है ये समझ लेते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले देखो दोस्तों, जो ये वाला रीजन मैंने बनाया था, ये इस तरीके का रीजन है हमारा प्लेट्यू का, ग्रेट पेनिनसुलर प्लेट्यू। इसमें ऊपर सेंट्रल अपलैंड है, नीचे डेक्कन प्लेट्यू। अब दोस्तों जो इसका ये बाउंड्री वाला हिस्सा है, ये वाला, इसमें आपको दिख रहा होगा ये ईस्टर्न घाट और इधर वेस्टर्न घाट। तो इस प्लेट्यू की बाउंड्रीज हैं, एक प्रकार से आप कह सकते हैं बाउंड्री है वो है, वेस्टर्न बाउंड्री है वेस्टर्न घाट से और ईस्टर्न बाउंड्री है ईस्टर्न घाट से। और ये डेंसली फॉरेस्ट कवर्ड एरियाज हैं, दोनों के दोनों। वेस्टर्न घाट भी कवर्ड एरिया है, ईस्टर्न घाट भी कवर एरिया है, लेकिन जो ज़्यादा उठा हुआ जो है दोस्तों वो है वेस्टर्न घाट एज कम्पेयर टू ईस्टर्न घाट। तो यही चीज़ है दोस्तों। अब यहाँ पर जो अनाईमुदी की बात कर रहे हैं वो इधर पर कहीं है, अनाईमुदी इधर पर कहीं पड़ता है आपका अनाईमुदी। और ये अनाईमुदी जो है ये पूरे के पूरे डेक्कन प्लेट्यू की सबसे बड़ी रेंज है, जिसकी की हाइट है 2700 मीटर। वैसे आपको मैंने पढ़ाया था पहले भी कि जो प्लेट्यूज होते हैं उनकी जो हाइट होती है वो लगभग 1000 मीटर के आसपास होती है। और एक कॉनिकल पीक ना बनाकर एक ऊपर अपलैंड बनाते हैं। ये जिस तरीके से पहाड़ तो इस तरीके की पीक बनाते हैं ना ऊपर, ये अपलैंड बनाते हैं। और ये 1000 मीटर के आसपास इनकी हाइट रहती है। लेकिन जो अनाईमुदी है ये सबसे ऊंचा है पूरे के पूरे पेनिनसुलर प्लेट्यू में, सबसे ऊंची रेंज है 2700 मीटर की, ठीक है। तो ये आप याद रखना, 2700 मीटर की रेंज है अनाईमुदी, जो कि कहाँ पर सिचुएटेड है दोस्तों? वेस्टर्न घाट्स में सिचुएटेड है अनाईमुदी, ठीक है। अब देखो, एक ये बाउंड्री वेस्टर्न घाट की हो गई, एक ये बाउंड्री ईस्टर्न घाट की हो गई दोस्तों। अब जिस पॉइंट पर ये ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट नीचे पर मिलते हैं, इसको क्या कहा जाता है? नीलगिरीज कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको? नीलगिरीज कहा जाता है। और एक क्वेश्चन इससे भी बनता है कि जो ये नीलगिरी है, इसका सबसे ऊंची पीक नीलगिरीज की डोडो बेटा, ठीक है। क्या है? डोडा बेटा, ठीक है। यह डोडा बेटा जो है वो नीलगिरीज की सबसे ऊंची पीक है। तो दो पीक आपको पता चल गई। पहली अनाईमुदी जो कि इधर पर कहीं है, इधर पर कहीं है अनाईमुदी, और ये 2700 मीटर की है। और नीलगिरी जहाँ पर ये ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट मिलते हैं, इस नीलगिरी में सबसे ऊंची है डोडा बेटा, ठीक है। तो ये दो चीज़ आप याद रखना।
फिर उसके बाद दोस्तों पहले ऐसा कहा जाता था जो ये प्लेट्यू वाला रीजन है ये साउथर्न हेमिस्फीयर में, यानी कि ये जैसे हमारा ग्लोब इक्वेटर और ये कैप्रिकॉन के पास ये हुआ करता था, इधर कहीं हुआ करता था। ये धीरे धीरे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी से ये पहुंच गया इधर, ठीक है। पहले अफ्रीका से जुड़ा, उसके बाद इक्वेटर पे पहुंचा इनिशियली, फिर ये जुड़ गया जो है हमारे नॉर्थर्न हेमिस्फीयर के ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन में, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में जुड़ गया अभी फाइनली, ठीक है। पहले कहाँ था, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन में था, फिर धीरे धीरे टूट के कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी अगर आपने पढ़ी होगी तो उसमें बताया गया कि किस तरीके से ये टूट के जो कॉन्टिनेंट्स थे एक जगह से दूसरी जगह गए, ये प्लेट से एक जगह से दूसरी जगह खिसके, तो ऐसे ही ये इक्वेटर में पहुंचा नियर अफ्रीका, और उसके बाद फाइनली जो है ये हिमालय से टकरा गए। जो ये पठार था ये हिमालय से क्या हो गया, टकरा गया, और इसी के बीच में वैकेंट प्लेस बन गया जो कि बाद में हिमालय की नदियों से भर गया, जिसको आज हम क्या कहते हैं, प्लेन कहते हैं, ठीक है। पहले ऐसा कहा जाता है, प्लेन कुछ नहीं था, हिमालय रेंज हिमालय था, और हिमालय के बाद सीधा ये प्लेट्यू हिमालय से टकरा गया। तो जहाँ पर टकरा गया वहाँ पर ये धंस गया रीजन, और इस धंसे हुए रीजन में बाद में हिमालय की नदियाँ बहनी शुरू हुई, तो उससे प्लेन का निर्माण हुआ, ठीक है। तो ये कहा जाता है ये चीज़, ठीक है, एक थ्योरी है ये भी। अब जो है तो इसी के चलते, क्योंकि ये प्लेट टकराई हुई है, तो इसमें जो अगर आप समझेंगे ध्यान से, तो जो इधर तरफ जो प्लेट है, यानी कि जो सेंट्रल अपलैंड वाली प्लेट है दोस्तों, वो थोड़ा सा धसी हुई है एज कम्पेयर टू डेक्कन प्लेट्यू। जितना आप साउथ में जाएंगे उतना ये प्लेट्यू उठा हुआ है, इसीलिए अनाईमुदी इधर पर मिला आपको, नीलगिरी की रेंज इधर पर मिली, मतलब ऊंचे पहाड़ जो भी हैं वो नीचे की ओर गए, क्योंकि नीचे की ओर को उठा हुआ है ये, और टकराव के कारण जो ऊपर वाला हिस्सा है वो थोड़ा बहुत क्या है, धसा हुआ है, ठीक है, क्या है, थोड़ा बहुत धसा हुआ है ऊपर वाला पार्ट, ठीक है। अब देखो जो दोस्तों, जब ये ऊपर, अब ये ऊपर था हिमालय वाला रीजन, अब जब ये डेक्कन प्लेट्यूज से टकराए, यानी कि टेक्टोनिक प्लेट से, जैसे ये हिमालयन प्लेट थी, उसके बाद ये डेक्कन वाली प्लेट आई, ये डेक्कन प्लेट्यू वाली या पेनिनसुलर प्लेट्यू वाली प्लेट, ये आपस में जब टकराएंगे दोस्तों, तो इस रीजन पे क्या होगा, बहुत सारे अर्थक्वेक आएंगे, बहुत सारे क्या आते हैं, वॉल्केनो आएंगे। तो यहाँ पर बहुत सारे उस समय वॉल्केनो अराइज हुए, ठीक है, इधर किनारे, ठीक है, बहुत सारे वॉल्केनोज अराइज हुए, इधर किनारे बहुत सारे वॉल्केनोज अराइज हुए। तो यहाँ पर वॉल्केनोज से दोस्तों कौन सी रॉक्स बनती हैं, इग्नियस रॉक्स। तो यहाँ पर दोस्तों जो ये पूरा का पूरा पठार है उसमें सबसे ज़्यादा इग्नियस रॉक्स से मिलके बना हुआ है वो पठार, और बहुत ही हार्ड पठार है, ठीक है। और यहाँ पर क्योंकि ये इग्नियस रॉक से मिलके बना है, जो भी वेजिटेशन थी वो लावा अगर आपके ऊपर गिरेगा तो क्या होगा, पूरे के पूरे वेजिटेशंस जो हैं वो गायब हो जाएंगे, तहस नहस हो जाएंगे, दब जाएंगे। तो एक प्रकार से जितनी भी वेजिटेशंस यहाँ पर थी वो सब एक बार धंस चुकी हैं, और इसी के चलते यहाँ पर दोस्तों पेट्रोलियम की खानें या फॉजिल फ्यूल्स यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, ज़्यादा पाए जाते हैं। आपको हिमालय में फॉजिल फ्यूल्स नहीं देखने को मिलेंगे, जितने भी फॉजिल फ्यूल्स देखने को मिलेंगे इस प्लेट्यू वाले रीजन में देखने को मिलेंगे। और क्यों मिलेंगे मैंने बता दिया, क्योंकि यहाँ पर जैसे ही ये हिमालयन प्लेट्यू से ये टकराया, ये वाली जो ये पेनिनसुलर प्लेट्यू है वो हिमालय से जैसे ही टकराया, तो बहुत सारे वॉल्केनोज यहाँ पर इरप्ट हुए, ठीक है, जिसके कारण जो भी जीवाश्म यहाँ पहले रहते थे वो दब गए, और ग्रेजुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो क्या बन गए, फॉजिल्स बन गए, ठीक है। तो ये तो हो गई पूरी की पूरी फॉजिल्स की स्टोरी। अब हमने नर्मदा वाला देख लिया, अनाईमुदी वाला देख दिया। अब यहाँ पर है ईस्टर्न एंड वेस्टर्न बाउंड्रीज, हमने देख दिया कि ईस्टर्न बाउंड्रीज कौन सी थी, ईस्टर्न घाट्स, और वेस्टर्न बाउंड्री वेस्टर्न घाट्स थी, ठीक है। अब अगला पॉइंट देखो, तो ये वाला नर्मदा डिवाइड्स हो गया, अनाईमुदी हो गया, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न बॉर्डर समझ में आ गया, ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट मैंने समझा दिया दोनों तरफ का, और जहाँ पर मिलते हैं उसको नीलगिरी हिल्स कहते हैं, ठीक है। और मीट सेट्स, यहाँ पर मीट सेट होगा नीलगिरी हिल्स। फिर ये भी बता दिया अगला, हाईएस्ट पीक ऑफ नीलगिरी हिल इज डोडा बेटा, ठीक है, नीलगिरी की डोडा बेटा है। अब नर्मदा एंड ताप्ती फ्लोज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। अब दोस्तों इसमें भी एक कंसेप्ट और लगता है, ठीक है, अब ये फाइनली हो जाएगा, ये ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है ये। अब देखो दोस्तों, इसको ही देखते रहो मैं आपको। दोस्तों जो ये वेस्टर्न घाट्स हैं ना, वेस्टर्न घाट में जो वेजिटेशन है वो बहुत ज़्यादा है, वेस्टर्न घाट से उठे हुए भी हैं एज कम्पेयर टू ईस्टर्न घाट। अगर आप देखेंगे ईस्टर्न घाट से कंटिन्यूस भी नहीं दिखेंगे, जैसे वेस्टर्न घाट्स आप देखोगे पूरा दिख रहे हैं, ईस्टर्न घाट ये टूटे हुए हैं, टूटे हुए हैं, टूटे हुए हैं, टूटे हुए हैं, इस तरीके से टूटे और बिखरे हुए हैं ईस्टर्न घाट से। तो जो वेस्टर्न घाट हैं दोस्तों वो ज़्यादा ऊपर उठा हुआ है, ऊपर उठा हुआ है। तो जितनी भी नदियाँ हैं वेस्टर्न घाट से वो ईस्टर्न घाट की ओर बहती हैं, ठीक है। तो हमेशा आप याद रखना, यहाँ पर जो रिवर्स हैं वो वेस्ट से ईस्ट की ओर को जाएंगे। जैसे ये वाली है, यहाँ पर बह रही है महानदी, फिर यहाँ पर ये वाली रिवर जो जा रही है ये है गोदावरी, फिर यहाँ पर कृष्णा, यहाँ पर कावेरी,
तो गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। अगर आप देखें सारी की सारी रिवर वेस्ट की ओर को जा रही हैं। और कहाँ पर ये गिरती हैं? ये गिरती हैं बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में ही सारी की सारी ये जाती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखना। लेकिन इसमें दोस्तों जो नर्मदा और ताप्ती हैं वो आपको गुजरात कोस्ट में जाती हुई दिखाई देंगी। ठीक है, कहाँ जाती हुई दिखाई देंगी? गुजरात कोस्ट। यानी कि सारी की सारी नदियाँ कहाँ से? ईस्ट से, वेस्ट से ईस्ट की ओर को बह रही थी। लेकिन जो नर्मदा और ताप्ती हैं वो ईस्ट से वेस्ट की ओर को बहती हैं। अगर आप देखेंगे ये वाली है नर्मदा और इसके नीचे सतपुड़ा के नीचे वाली है ताप्ती। तो ये ईस्ट से वेस्ट की ओर को क्यों जा रही हैं दोस्तों? क्योंकि ढलान तो अभी मैंने बताया कि वेस्टर्न घाट से ईस्टर्न घाट्स में ज़्यादा ढलान है, तो सारी नदियाँ ईस्टर्न घाट की ओर को जाती है। चाहे वो महानदी हो, गोदावरी हो, कृष्णा हो, कावेरी हो, सब ईस्ट की ओर को जाती हैं। लेकिन ये नर्मदा और ताप्ती उल्टा वेस्ट की ओर को इसलिए जाती हैं दोस्तों क्योंकि यहाँ पर विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियाँ हैं और इसके नीचे एलोरा की चट्टानें हैं। तो इनसे क्या होता है दोस्तों? स्लोप मिलता है। नर्मदा और ताप्ती को एक स्लोप मिलता है इधर की तरफ, ये गुजरात कोस्ट की तरफ को जो है वो एक स्लोप प्रदान करती हैं। इसीलिए ये नदियाँ ईस्ट से वेस्ट की ओर को फ्लो करती हैं। ठीक है, तो ये विंध्याचल, सतपुड़ा और यहाँ पर एलोरा वाला जो रीजन है, ठीक है, अजंता, ठीक है, अजंता एलोरा वाला जो रीजन है, उस वजह से जो चट्टानें हैं यहाँ पर अजंता एलोरा की, उसके कारण जो है ये विंध्याचल और सतपुड़ा रेंज के रिफ्ट वैली के बीच में होने से जो इनको ढलान मिलती है कहाँ फ्लो करने के लिए दोस्तों? वेस्ट में फ्लो करने के लिए। और बाकी कहाँ फ्लो करती हैं? ईस्ट की ओर को फ्लो करती है। कौन कौन सी? महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी ईस्ट फ्लोइंग रिवर हैं। और वेस्ट फ्लोइंग रिवर कौन कौन सी है? नर्मदा, ताप्ती। और नर्मदा और ताप्ती कोई भी डेल्टा नहीं बनाती हैं, डेल्टा नहीं बनाती है। क्यों नहीं बनाती हैं? क्योंकि जो विंध्याचल और सतपुड़ा हैं दोस्तों वो बहुत ही पुराने पहाड़ हो चुके हैं। जितना भी इरोजन, वेदरिंग होनी थी सब इसमें हो चुकी है। अब कोई भी ज़्यादा सेडिमेंट्स, ज़्यादा पार्टिकल इनके पास नहीं है जो कि नदी अपने साथ ले जा सके। इसलिए ये डेल्टाज फॉर्मेशन नहीं करती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ एस्चुरीज बनाती हैं। ठीक है, एस्चुरी बनाती हैं। लेकिन जो ये ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं हमारी, नर्मदा, गोदावरी, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, ताप्ती, महानदी, नर्मदा, ताप्ती तो ये हो गई, नर्मदा और ताप्ती हो गई, गोदावरी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, ये जो है वो डेल्टा और एस्चुरी दोनों का निर्माण करती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आई होप आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। तो यही पॉइंट थे जो हमने इसमें कवर करने थे कि जो गोदावरी, महानदी और कृष्णा, कावेरी हैं वो फ्लो करती हैं टूवर्ड्स बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी की तरफ। और नर्मदा और ताप्ती डिड नॉट फॉर्म एनी डेल्टा, दे फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इन द गुजरात कोस्ट। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखना। तो इसी के साथ ये प्लेट्यू वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब थोड़े बहुत मैं आपको प्लेट्यूज के वो बता देता हूँ दोस्तों। सबसे पहले हमने क्या डिस्कस किया था? प्लेट्यूज की लोकेशन बता देता हूँ, कौन कौन से मेजर प्लेट्यूज हैं। ये वाला प्लेट्यूज ये हो गया पूरा का पूरा ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर प्लेट्यू, जो ये नर्मदा ने डिवाइड कर दिया इसको, ऊपर सेंट्रल अपलैंड और नीचे डेक्कन प्लेट्यू। अब जो सेंट्रल अपलैंड में दोस्तों आपको देखने को मिलेंगे इम्पोर्टेंट प्लेट्यू, वो सबसे पहले तो आपको देखने को मिलेगा मालवा का पठार, जो कि राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में है। ये मालवा, MALWA, मालवा का पठार राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में। उसके बाद आपको मध्य प्रदेश भोपाल वाले रीजन में जो देखने को मिलेगा वो भोपाल, और भोपाल से ऊपर उत्तर प्रदेश वाले रीजन में कुछ साउथ यूपी और भोपाल, मध्य प्रदेश, भोपाल वाला रीजन, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दोस्तों बुंदेलखंड। ठीक है, मैंने बताया था बुंदेलखंड, जब रोहिलखंड बताया था मैंने उस समय बताया था कि इसके नीचे बुंदेलखंड का पठार है। तो यहाँ पर इसके नीचे देखने को मिलेगा आपको बुंदेलखंड। बुंदेलखंड के राइट साइड में अगर आप देखेंगे, ठीक है, बुंदेलखंड के राइट साइड में मंगेलखंड, ठीक इधर पर ये किसका है? मंगेलखंड, मंगेलखंड, बुंदेलखंड हो गया, मंगेलखंड हो गया। और उसके बाद आपको ये झारखंड वाले रीजन में दिख गया बड़ा सा छोटा नागपुर का पठार। और थोड़ा सा दोस्तों आप और खिसक जाएं, थोड़ा सा और यहाँ पर से आप खिसक जाएं, तो जैसे ही आप पहुँच जाएंगे ये वाले रीजन में, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कौन सा पठार? मेघालय वाला। ठीक है, मेघालय में भी जो पठार है, और ठीक है, और ये बीच में बंगाल की रिफ्ट है ये, तो ये चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये हो गया सेंट्रल अपलैंड के पठार। अब देख लेते हैं सेंट्रल अपलैंड के पठार याद हो गए ना। सबसे पहले ये वाला रीजन में मालवा का पठार,
मालवा के बगल में बुंदेलखंड, फिर मंगेलखंड, छोटा नागपुर और मेघालय का पठार। ठीक है, अब देख लेते हैं नीचे डेक्कन प्लेट्यू वाले रेंज में। ये हो गई नर्मदा रिवर और ये हो गया डेक्कन प्लेट्यू। अब डेक्कन प्लेट्यू वाले रीजन में दोस्तों कौन कौन से पठार बनते हैं वो चीज़ आप देख लेना। ठीक है, सबसे अगर आपने सुना होगा जो कर्नाटक में सबसे पहले एक पठार बनता है आपका कर्नाटका में। ठीक है, जो कर्नाटका वाला रीजन है इसमें बनता है पठार जिसको कि धारवाड़ का पठार कहते हैं। क्या कहते हैं? धारवाड़। धारवाड़ का पठार है कर्नाटका वाले रीजन में दोस्तों। और यहीं पर ही आपकी केजीएफ कोलार गोल्ड माइंस केजीएम जो है ये वो यही है। कोलार गोल्ड की जो माइंस हैं जिसके बेसिस पे केजीएफ पिक्चर भी आपने देखी होगी, तो वो कोलार माइंस जो है वो कर्नाटका के धारवाड़ रीजन में है, या धारवाड़ का पठार इसको कहा जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद जो है दोस्तों ये ऊपर वाले हिस्से में, ये वाले हिस्से में आ जाता है आपका डेक्कन ट्रैप। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? डेक्कन ट्रैप। थोड़ा ये धंसा हुआ पार्ट है इसीलिए इसको क्या कहा जाता है दोस्तों? डेक्कन ट्रैप। इसमें महाराष्ट्र वाला कुछ हिस्सा आ जाता है। उसके बाद दोस्तों इधर पर आ जाता है आपका विदार का पठार। ठीक है, किसका पठार? विदार का पठार। विदार पठार, विदार का प्लेट्यू, विदार प्लेट्यू। ठीक है, और उसके बाद हो जाएगा आपका इधर तरफ भी सेम डेक्कन ट्रैप। ठीक है, डेक्कन ट्रैप मतलब जहाँ पर धंसा हुआ पार्ट है वो डेक्कन ट्रैप है दोस्तों, बिकॉज इट इज़ वेरी हार्ड एरिया, बहुत ही ज़्यादा हार्ड एरिया है। और कहा जाता है जो डेक्कन ट्रैप है दोस्तों इसमें बहुत ज़्यादा, इधर तरफ भी डेक्कन ट्रैप जो है और इधर तरफ भी जो डेक्कन ट्रैप है इसमें बहुत ज़्यादा फॉजिल्स अवेलेबल हैं। बट इसकी मिट्टी इतनी हार्ड है अभी कि हम इतना जो है इसको निकालने में असमर्थ हैं अभी। ठीक है, और सिमिलरली अगर आप ये आंध्र प्रदेश वाले रीजन में जाएंगे तो आपको आंध्र प्रदेश में रायसीमा का पठार मिलेगा। क्या, कौन सा पठार मिलेगा? रायसीमा का पठार। तो यही है दोस्तों जितने भी पठार बनने थे। मैं आपको एक बार फटाफट से रिवाइज करा देता हूँ। सबसे पहले ऊपर यानी कि सेंट्रल अपलैंड में हमारा आपका हम कौन कौन से? बुंदेलखंड का पठार, मंगेलखंड, फिर छोटा नागपुर का पठार, मेघालय का पठार, मालवा का पठार। ठीक है, उसके बाद नीचे वाले रीजन में सबसे पहले कर्नाटका से देखा जहाँ पर कोलार माइंस हैं, धारवाड़ का पठार, और उसके बाद आंध्र प्रदेश वाले रीजन में रायसीमा का पठार, उससे ऊपर महाराष्ट्र वाले रीजन में डेक्कन ट्रैप, उसके बाद इसके बीच में विदार का पठार, और ओडिशा वाले रीजन में फिर से डेक्कन ट्रैप। ठीक है, और डेक्कन ट्रैप मैंने बता दिया हार्ड, बहुत ही हार्ड सॉइल होती है क्योंकि यहाँ ज़्यादा वॉल्केनो एक्टिविटीज़ के कारण जो है ज़्यादा जो लावा है वो जमा हुआ है और जो कि बहुत ही हार्ड है और बहुत ही ज़्यादा पेट्रोलियम इसके आसपास हो सकता है, लेकिन अभी इसकी खदान की जा रही है। अब दोस्तों जो ये लावा, क्योंकि मैंने बताया आपको कि इग्नियस रॉक्स से मिलके जो ये पठार होते हैं वो बनते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो पूरा का पूरा जो भी वॉल्केनोज निकले होंगे वो सिर्फ लैंड की तरफ को गए होंगे। कुछ वॉल्केनोज जो हैं वो समुद्र की तरफ को भी गया होगा दोस्तों। तो इस समुद्र में ही महाराष्ट्र वाले रीजन में आपको बॉम्बे हाइक देखने को मिलेगा जहाँ से जो है बहुत सारे अमाउंट में पेट्रोलियम को निकाला जाता है, बॉम्बे हाइक। ठीक है, तो ये समुद्र में ही है क्योंकि वहाँ भी जो है वॉल्केनिक एक्टिविटी देखने को मिली थी। ठीक है, तो ये है पूरा का पूरा इसका प्लेट्यू। अब दोस्तों इसमें जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लेट्यू है वो है छोटा नागपुर का प्लेट्यू। छोटा नागपुर का प्लेट्यू क्यों है? क्योंकि जो छोटा नागपुर का प्लेट्यू है इसमें सबसे ज़्यादा खनिज, सबसे ज़्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं। खास करके कोयले का सबसे ज़्यादा जो निकलता है कोयला वो छोटा नागपुर के पठार से निकलता है। और गोल्ड कहाँ से निकलता है? धारवाड़ के पठार से, कर्नाटका में। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखना। और बॉम्बे हाई इधर पर कहीं मिलता है आपको, बॉम्बे हाई, जहाँ से आपको क्या मिलता है? पेट्रोलियम मिलता है कुछ मात्रा में। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो मैंने क्या बताया था, इधर 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 वॉल्केनोज थे। ठीक है, वॉल्केनो जब इरप्ट हुए होंगे तो कुछ हिस्सा तो ऊपर को फेंका होगा, लेकिन कुछ हिस्सा उससे जो कुछ लावा है वो पानी में भी गया होगा। और पानी में ही हमने ढूंढा क्या? पेट्रोलियम, यानी कि बॉम्बे हाई, जहाँ से पेट्रोलियम निकलता है इंडिया में। ठीक है, तो ये हो गया पूरा का पूरा आज हमारा डिस्कस अबाउट दी पेनिनसुलर प्लेट्यू ऑफ इंडिया। इंडिया के पेनिनसुलर प्लेट्यू को आज हमने डिस्कस कर लिया है। पेनिनसुलर प्लेट्यू को डिस्कस कर लिया, थोड़ा बहुत हमने डिस्कस कर लिया है ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट्स को। अब थोड़ा बहुत ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट को अगली वीडियो में और डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद वेस्टर्न कोस्ट, ईस्टर्न कोस्ट, वेस्टर्न कोस्ट दोनों को देख लेंगे। उसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा हमारा ये वाला पार्ट। उसके बाद थोड़ा बहुत इंडिया की एग्रीकल्चर को देख लेंगे, इंडिया के फॉरेस्ट को देख लेंगे, इंडिया के रिवर सिस्टम को देख लेंगे और इंडियन ज्योग्राफी ख़त्म। ठीक है, यानी कि 4-5 जो है वीडियोस और आएंगी अभी इंडियन ज्योग्राफी की। ठीक है,
तो आई होप दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और थोड़ा आपको समझ आया होगा थोड़ा बहुत, क्योंकि मोबाइल में मैं ये बना रहा हूँ तो थोड़ा बहुत दिक्कत होती है एक्सप्लेन करने में, तो लेकिन आप थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हैं दोस्तों। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, इसको शेयर करना अपने अन्य मित्रों के साथ, और ऐसी वीडियोस आगे भी देखने के लिए हमारे चैनल जीके स्टडी जोन को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। और साथ ही साथ कुछ शॉर्ट वीडियो भी हम डाल रहे हैं, तो चाहे तो आप देख सकते हैं। तो थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने जो है जीके क्वेश्चंस भी आपके लिए लेके आते हैं दोस्तों, जो कि आप लोग शायद आपको पता नहीं होगा, तो आप जाके देख सकते हैं। उसमें मिसलेनी क्वेश्चंस होते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, इन सब के मिक्स्ड क्वेश्चन उसमें रहते हैं। तो आप चाहें तो उसको देके अपने को टेस्ट भी कर सकते हैं कि कितनी आपकी स्टडी चल रही है, तो ये चीज़ भी आप कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मीट यू इन नेक्स्ट लेक्चर। तब तक आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए। थैंक यू।